जनरल रिफॉर्म, अगर लास्ट के दो हेडिंग को अगर देखें तो ये भी मार्केट यानी कहीं सेल करने के लिए और ये भी सेल करने के लिए, तो ये दोनों तो हमारे सेल करने के लिए चले गए, लेकिन इसके अलावा दो चीजें और हुई, इसको भी समझ लेते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज पहले से बेटर हो गए। अराउंड अगर देखा जाए 1951 में हमारे पास ओनली 17% एग्रीकल्चरल लैंड ऐसी थी जिसको इरिगेशन फैसिलिटीज मिल रही थी, और अगर एट प्रेजेंट देखा जाए अबाउट 50% हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड ऐसी है जिसको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारे यहां हुआ। क्रेडिट कहते हैं भाई उधार के लिए। पहले फार्मर्स के पास पैसे की कमी थी, डिपेंडेंट किस पर होते थे? जमींदार्स पर या फ्रेंड्स पर, रिलेटिव्स पर, है ना, तो इन पर डिपेंडेंट होते थे, जबकि इनके जो इंटरेस्ट रेट होते थे ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होते थे। तो यहां अब उधार यानी क्रेडिट के लिए भी बैंकिंग सिस्टम भी आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आ गई, इसको भी पिक्चर के थ्रू हम लोग देखेंगे। रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, इसको भी हम लोग समझेंगे। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, चलिए हम लोग सीधा आप लोगों को लेकर चलते हैं कुछ पिक्चर्स पर, देन इसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम फिर इसी स्लाइड पर वापस आते हैं। नया मेथड आ चुका है इरिगेशन करने का, नए नए तरीके को फॉलो करने लगे हैं। पहले कभी 17% लैंड हमारी होती थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जिसको प्रॉपर तरीके से मिल रहा था। अगर आज एट प्रेजेंट कहा जाए ना तो अबाउट कह सकते हैं 50% लैंड हमारी एग्रीकल्चरल ऐसी है जिसको इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज पहले से तो बेटर हुई है। दूसरी पिक्चर देखते हैं, फिर समझते हैं क्या हुआ। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कोऑपरेटिव का मीनिंग हमेशा वही रहेगा कि भाई मिलजुल कर काम करना, और ये ना एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है। वॉलेंट्री कहते हैं अपनी इच्छा से बनाई हुई, कोई इसको फोर्स नहीं करता। आप लोगों ने जहां पर भी रहते होंगे सुना होगा कि लोग कमेटी डालते हैं, कमेटी यानी थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर और उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मंथली या जैसे भी है उसको ओपन किया जाता है। तो उसमें जो मेंबर्स बनाए जाते हैं किसी को फोर्सफुली नहीं, अपनी इच्छा से बनते हैं। तो ये होती है वॉलेंट्री एसोसिएशन, होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम है क्रेडिट, तो भाई काम क्या हुआ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का? उधार देना, क्रेडिट यानी उधार प्रोवाइड कराना। पैसा कहां से आता था? पैसा ऐसे देखो, यहां आप लोग देख रहे होंगे मिलजुल कर काम हुआ है। पैसा कहां से आता था भाई? यही लोग जमा करते थे। एक बॉक्स बना लिया, यानी कहा जाए एक सिस्टम बना लिया, और इसमें क्या करते थे वो लोग? अपना मनी डिपॉजिट करते थे ये सभी लोग, और जिसको जब जरूरत होती थी तब वो इससे लोन ले लिया करता था। पैसा भी इन्हीं का, लोन किसको चाहिए? इन्हीं को चाहिए। जैसा आप लोग देख रहे हैं वहां पर भी डिपॉजिट हो रहा है कुछ, चलिए यहां पर भी डिपॉजिट हम लोग करा देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि भाई जिसको भी लोन चाहिए इजियर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता था। रेगुलेटेड मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अनाज मंडी, ये गवर्नमेंट की साइड से सेटअप किया गया, जहां फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल जाते थे अपने आउटपुट के लिए। अब उन्हें नियर बाय एरियाज में सेल नहीं करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट की साइड से ये रेगुलेटेड मार्केट यानी मंडी यहां ओपन कर दिया गया, जिससे कि उनको रीजनेबल प्राइस पर अपने आउटपुट को सेल कर सके। फोर्थ एमएसपी, और एमएसपी का जो नाम है मैं यहां लिख देता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है? आप ये समझ लीजिए कि वीट के मार्केट में रेट चल रहा है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, समझ लेना। वीट के मार्केट में जो रेट चल रहे हैं, सपोज कि 1500 रुपीज पर क्विंटल चल रहे हैं। फार्मर्स अपने आउटपुट को अगर मार्केट में सेल करना चाहें, गवर्नमेंट ने करा क्या? वीट के रेट डिसाइड कर दिए अपनी साइड से 1800 रुपीज पर क्विंटल, और गवर्नमेंट ने फार्मर से क्या कहा
कि अगर आप अपने आउटपुट को हमें सेल करेंगे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में कभी भी, तो हम आपको इतने रेट प्रोवाइड करेंगे 1800। एक कम से कम उनको अश्योरिटी दे दिया गया कि मिनिमम आपको कितना मिलेगा, 1800। इसी को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इससे फार्मर्स की इनकम रेगुलेट होने लगी। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मार्केट में अगर 2000 हो गए तो कौन सी बड़ी बात है, फार्मर्स मार्केट में सेल कर रहे हैं, उनको एक अश्योरिटी तो मिल गई ना कि 1800 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, एक सपोर्ट मिल गया उन लोगों को। तो इसी को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक मिनिमम प्राइस होता है जो फार्मर्स को गवर्नमेंट की साइड से दिया जाता है टू सेल देयर एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो हम लोगों ने अभी देखा इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर हो गई थी, अबाउट 50% एग्रीकल्चरल लैंड क्रेडिट के लिए बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसमें हम ही लोग पैसा जमा कर रहे हैं और हम लोगों को लोन मिल रहा है इजियर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। रेगुलेटेड मार्केट, मंडी हम लोगों ने देखा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव नाम वही कि हम लोगों ने मिलकर ही एक अपनी सोसाइटी बना ली और एक साथ आउटपुट को बाहर लेकर जा रहे हैं सेल करने के लिए, जिससे कि बेटर प्राइस मिल जाए। और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी ही हमारी एमएसपी है, जिसमें फार्मर्स को गवर्नमेंट एक अश्योरेंस देती थी कि आपको, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 1800 रुपीज पर क्विंटल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थे हमारे जनरल रिफॉर्म्स, ये दोनों हैं सेल के लिए, रेगुलेटेड मार्केट और एमएसपी, और ये दो अलग हैं इरिगेशन एंड क्रेडिट के लिए। कहां थे हम लोग कि हमारे पास यानी कि 1965 में फूड ग्रेन नहीं था, कहां आ गए हम लोग, फूड सिक्योरिटी पर आ गए। आज हमारे पास इतना फूड ग्रेन अवेलेबल है कि गवर्नमेंट कोविड के टाइम पीरियड में इतने लोगों को फूड ग्रेन सप्लाई किया, इसके बाद भी हमारे पास सरप्लस है और उसको आज एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। हम यहां से यहां आ गए। इसका पूरा इंडिया में तो श्रेय दिया जाता है एमएस स्वामीनाथन को, और वर्ल्ड में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग, जिसका मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाया। चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ एडवांटेजेस की, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या एडवांटेजेस रहे, क्या अच्छा रहा, ये देख लेते हैं हम लोग। भाई ट्रेडिशनल फार्मिंग से करते थे, देखा था आप लोगों ने पिक्चर, किस पर आ गए, मॉडर्न फार्मिंग पर आ गए। आज हम मशीन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं हम लोग, पहले कहां थे और कहां से कहां गए, ये ड्रास्टिक चेंज आया। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ बेनिफिट्स रहे, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी राइज हो गई क्योंकि मशीन से हम लोग करने लगे, तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन राइज होने लगा। सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, एक्रेज का मतलब होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन। भाई इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड के साइज को इंक्रीज कर दिया, वो तो पॉसिबल नहीं है। भाई फिक्स्ड है, ऐसा थोड़ी कि ऐसे कर दिया मैंने और ये वो और साइज इंक्रीज हो गया, कांट, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। लेकिन क्या होने लगा था, मॉडर्न फार्मिंग से प्रोडक्शन करने के वजह से पर हेक्टेयर आउटपुट इंक्रीज होने लगा था। दूसरी बात कि क्रॉप के आप लोगों के जब उसको बोया जाता है और जब उसको काटा जाता है तो उसके टाइम बीच में गैप जो था वो कम हो गया। पहले पुराने सीड्स यूज होते थे, 6-6 महीने में क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, अब कम टाइम में हो जाती है। एक साल में अगर चाहें तो 2 या 3 क्रॉप्स को फार्मर्स इजीली प्रोड्यूस कर पाते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि सीड्स उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस, ये तो भाई सब्सिस्टेंस का मीनिंग तो समझ आया होगा। सब्सिस्टेंस किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने लिए प्रोडक्शन करते थे, अब किसके लिए करने लगे, कमर्शियल यानी सेल करने के लिए करने लगे। कहां पर, मार्केट में सेल करने के लिए, जिसको हमने मार्केटेड सरप्लस भी कहा था। तो यहां से फार्मर्स को इनकम जनरेट होने लगी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया। पहले अपने लिए प्रोड्यूस करते थे, अब मार्केट में सेल करने के लिए करने लगे। फार्मर्स का नजरिया, आउटलुक, नजरिया, फार्मर्स का नजरिया बदल गया। कैसे, एक तो कमर्शियल फार्मिंग यानी कमर्शियलाइजेशन होने लगा फार्मिंग का, और दूसरी बात मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को वो यूज करने लगे। पहले हम लोगों ने देखा था कन्वेंशनल आउटलुक था, पुरानी सोच थी, लेकिन अब ऐसी नहीं रही।
सबसे बड़ी बात कि आज इंडिया फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कि हमारे पास उतना एनफ फूड है कि हम लोग अब एक्सपोर्ट भी करते हैं टू सो मेनी कंट्रीज। दीज आर सम एडवांटेजेस या अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे इंडिया में हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई क्या लिमिटेशंस रही ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्या लिमिटेशन रही। लिमिटेड क्रॉप पर ये आप लोगों का हुआ कैसे? दो ही मेजरली क्रॉप थी जिस पर सबसे ज्यादा हुआ, राइस एंड व्हीट। सारी क्रॉप्स को इसमें नहीं रखा गया, पल्सेस या बहुत सारी चीजों को इसमें नहीं रखा गया, तो लिमिटेड क्रॉप्स पर हुआ। ये कौन कौन सी दो क्रॉप थी मेजरली? राइस एंड व्हीट। अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब यह है कि कुछ ही स्टेट्स में हुआ, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कुछ ही स्टेट्स में ये रहा, सभी स्टेट्स में ये नहीं किया गया। लिमिटेड स्टेट्स, मैं इसको आसान भाषा में लिख देता हूं, लिमिटेड स्टेट्स में ये रहा, ऑल ओवर इंडिया इसको नहीं कर पाए। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। देखिए भाई, HYV सीड्स परचेज करना है और फार्मर दो टाइप के होते हैं, रिच, इसको मैं पिक्चर के थ्रू भी दिखाएंगे आप लोगों को, पुअर। HYV सीड्स परचेज करना है, मशीनरी परचेज करनी है, रिच फार्मर तो परचेज कर लेते थे, बट पुअर फार्मर कांट डू सो। पुअर फार्मर के पास उतना पैसा ही नहीं था, आज भी नहीं परचेज कर पाते हैं। बहुत सारी जगह पर अगर जाएंगे, उनकी अभी भी उनकी पारिवारिक यानी उनका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है कि दे कैन परचेज एग्रीकल्चरल इनपुट्स, वो नहीं परचेज कर पाते हैं। तो रिच एंड पुअर का जो हम सोच रहे थे कि अच्छा होगा, तो इसका बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो रिच को मिला, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मिला। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस टाइम पीरियड में सेल हुआ था। इकोनॉमिक डिवाइड, सोचा ये था रिच एंड पुअर के बीच का तो गैप कम हो जाएगा, लेकिन ये तो अपोजिट हो गया। रिच फार्मर और ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गए क्योंकि उनके पास मशीन्स आने लगी, अब उनको ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, ज्यादा सेल करने लगे, ज्यादा पैसा भी कमाने लगे। लेकिन पुअर की कंडीशन तो जैसी थी वैसी ही रह गई। तो ये इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड स्टेट्स पर, लिमिटेड क्रॉप्स पर और लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए। तीनों चीजें लिमिटेड है, लिमिटेड क्रॉप्स, लिमिटेड स्टेट्स और लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए। और इकोनॉमिक डिवाइड कम नहीं हुआ, बढ़ गया। चलिए देखते हैं कुछ पिक्स, और बिल्कुल एंडिंग पर हम लोग आ चुके हैं। राइस एंड व्हीट, टू टाइप्स की क्रॉप्स पर। पुअर फार्मर जैसा था वैसा रह गया, और रिच फार्मर के पास, ओहो क्या कहूं मैं, अच्छा खासा उनके पास आउटपुट जनरेट होने लगा। रिच और ज्यादा रिच होते चले गए, प्रॉस्पेरस होते चले गए। इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ गया भाई दोनों के बीच में। लास्ट, क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है? मैं तो कहूंगा बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई हमारा प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, जितना आउटपुट फॉरेन कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है इतना इंडिया में नहीं होता। हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, और बहुत सारे एग्रीकल्चरल कंट्री वर्ल्ड में है भी नहीं, फिर भी उनके यहाँ आउटपुट अच्छा प्रोड्यूस होता है क्योंकि मशीन्स यूज होती हैं। तो अभी भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी भी हमारा प्रोडक्टिविटी का स्टैंडर्ड अदर कंट्रीज के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उतना नहीं है। दूसरी बात, फूड ग्रेन का स्टॉक अभी भी अनसर्टेनिटी पर है। मैं मानता हूं कि आज हमारे पास फूड अवेलेबल है, लेकिन अभी भी हमारे यहां बहुत सारे फार्मर्स मशीन्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं परचेज कर पा रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। तो मैं तो सीधा बोलूं भाई, मॉडर्न इनपुट्स अभी भी सब लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, केवल रिच तक पहुंच पा रहे हैं, पुअर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए अभी भी फूड ग्रेन का जो स्टॉक है वो अनसर्टेन है। लोन वेवर्स, लोन यानी वेवर्स यानी कर्ज की माफी, आज भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। क्यों प्रॉब्लम है? कि भाई फार्मर्स अगर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं तो उनकी कर्ज की जो लोन का वेवर है यानी लोन का जो वेविंग है वो नहीं करना पड़ेगा। ये अभी भी सीरियस इशू इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। ये हमारे कुछ, इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन की अभी भी रिक्वायरमेंट इंडिया को है। हे गाइस, अगर आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को बहुत मेरी सारी बातें समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर तो जरूर करिएगा और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपने इसमें क्या सीखा। और लास्ट, पूरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
वेट करिएगा और देखना मत भूलिएगा।